हेलो दोस्तों। आज की बुक का नाम है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। अध्याय 1। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांच चरण पे थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे कार्ले को घेर लिया था। वह हत्यारा जो ना सिगरेट पीता था ना शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था। वह वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा हुआ था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टेयर गैस का इस्तेमाल करके पुलिस वालों के नाम हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। एक घंटे से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन की गोलियां चलती रही। कार्ले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस को लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांच मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नज़ारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब कार्ले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर I.P. मरलूनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधी में से एक था। कमिश्नर का कहना था वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक कार्नेल खुद को क्या समझता था हम यह जानते हैं, क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसने एक पत्र लिखा था। जब वह यह पत्र लिख रहा था तो अपने घावों को बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में कार्नेगी ने कहा, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। कार्नेल लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सुनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरोलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आकर उसने कार्नेगी से लाइसेंस दिखाने को कहा। बिना कुछ कहे कार्नेगी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर जमीन पर गिर गया तो कार्नेगी कार से नीचे उतरा। उसने अफसर पर रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। यह निर्मम हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी पर दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कार्नेगी को मौत की सजा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या उसने ये कहा यह लोगों को मारने की सज़ा है? नहीं, उसने कहा यह खुद को बचाने की सज़ा है। इस कहानी का संदेश यह है कि दुनाली बंदूक कार्नेगी को खुद किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधी में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने। मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सके, और इसके बाद बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती हैं और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य अल कैपोने के हैं, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अब कैपोने खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जानता ठीक से समझ नहीं पाई थी। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच शूल्टर ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शूल्टर ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह जनता की भलाई करता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉस से लंबा पत्र व्यवहार किया है।
वे कहते हैं सिंह सिंह जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वह उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं। इसलिए वह तर्क देते हैं खुद को साबित सही करने के लिए। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्होंने तिजोरी क्यों तोड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोपन, दुनाली बंदूक, कार्ले, डस्ट शूटर और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधियों अपने आप को दोषी नहीं मानते तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं। अमेरिकी स्ट्रॉज की चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था, 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत ही काफ़ी है और इस बात पर सिर नहीं धुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपकार सब जैसों को नहीं दिया। वानामेकर ने यह सब जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सीखने में 33 साल लग गए, जिसके दौरान मुझे ढेरों गलतियों का सामना करना पड़ा और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोषी नहीं समझते, चाहे वे कितने ही गलत हो। परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह अपने प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. सिकनर ने अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है वह उस जानवर से ज़्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययनों में यह पता चलता है कि इंसानों के बारे में भी यही सही है। आलोचना से कोई नहीं सुधरता, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ते हैं। एक और महान मनोवैज्ञानिक हेल सेन्ने ने कहा, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं उतने ही हम निंदा से डरते भी हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार और सदस्यों की दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एनिड अल्कोहमा के जॉर्ज बी जॉस्टन एक इंजीनियर कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हों तब कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वह किसी भी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मानकर उसके आदेश का पालन करता तो था, परंतु अक्सर उसके जाने के बाद वह अपना हेलमेट फिर से निकाल देता था। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उसकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर आप थियोडोर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद को लें। एक ऐसा विवाद जिसमें रिपब्लिकन पार्टी और विभाजन करवा दिया, वुडरो विल्स को व्हाइट हाउस में बिठा दिया और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े चमकदार अक्षरों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी। इतिहास का रुख बदल गया। जब रूजवेल्ट 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए तो उन्होंने टैफ्ट का समर्थन किया जो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। लौटने के बाद उन्होंने जब हालत देखी तो वह बरस पड़े। उन्होंने अनुवाद के लिए टैफ्ट की आलोचना करनी शुरू कर दी और तीसरी बार खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश की। उन्होंने बुल
पार्टी का गठन किया और जेओपी को लगभग ध्वस्त कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हार्वर्ड टेफ्ट और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई और उन्हें केवल 2 राज्य में वर्मोंट और ऊटा में ही सफलता मिली। इस पार्टी की अब तक की यह सबसे शर्मनाक पराजय थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टेफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टेफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रूधे गले से टेफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट का या टेफ्ट का? सच कहूँ तो मैं नहीं जानता कि ना ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की आलोचना टेफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि उनका दोस्त था। इसके लिए सिर्फ यही हासिल हुआ कि टेफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर भी क्या सकता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दूसरों की आलोचना करनी चाहिए? मान लो अगर किसी छोटे बच्चे से कोई गलती हो जाती है और हम उसकी आलोचना कर देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, या हमें उसे समझाना चाहिए कि अगर आप ये नहीं करते तो ये हो जाता और इससे आपको ये प्रॉब्लम होगी। विचार कीजिएगा इस चीज़ पे। तो इस एपिसोड में यही, बाकी की जो स्टोरी है वो अगले एपिसोड में आएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।